हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और ये इस करंट अफेयर्स का ये पार्ट 1 होगा, यानी मार्च मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक तो कम रहने वाले हैं, बट उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और फिर इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें जो हमारे बचेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनमें वन लाइनर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो भी शामिल होंगे, तो उनको हम भी फिर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है सिंधु नेत्रा सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और भी जो हमारे टॉपिक होंगे सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। तो जो सिंधु नेत्रा सैटेलाइट है, तो इसे रिसेंटली यानी कि मार्च में ही इसरो ने लॉन्च किया है। और जो भी सैटेलाइट होती हैं वो इसरो के द्वारा ही लॉन्च की जाती है। इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री का, यानी इंडिया का। तो इसके द्वारा इस मिसाइल को मिसाइल नहीं, ये एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है। और इसका निर्माण किया गया है DRDO के द्वारा, यानी DRDO के द्वारा निर्मित है और इसको लॉन्च किया है इसरो ने। तो ये एक सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है किस लिए? तो जो हमारी शिप्स होती हैं, जो हमारी मर्चेंट नेवी की शिप्स होती हैं, या जो मिलिट्री से रिलेटेड जो हमारी शिप होती हैं, उनको ट्रैक करने के लिए हमारे इंडियन ओशियन में जो हमारी कौन सी शिप, जो मर्चेंट यानी जो हमारी व्यापारिक जो शिप्स होती हैं, यानी जो वाटर शिप्स होती हैं, मर्चेंट शिप्स। तो जो हमारी मर्चेंट शिप्स होती हैं और जो मिलिट्री शिप्स होती हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यानी ये काफ़ी हेल्प करेगी, हमारी जो शिप्स होती हैं उनको ट्रैक करने में हमको मदद मिलेगी। क्योंकि कोई व्यापारिक शिप्स है, अगर वो जा रहा है, उसमें कोई जो सामान है वो उसमें लोड किया गया और फिर जैसे कुछ समुद्री लुटेरे या अन्य कोई दुर्घटना के कारण फिर वो शिप्स समय पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, इन शिप्स को मॉनिटर करने के लिए हिंद महासागर वाले एरिया में निगरानी रखी जाएगी इस सैटेलाइट के द्वारा, जिसका नाम है सिंधु नेत्रा सैटेलाइट। तो इसका आपको नाम याद रखना है और किस लिए, यानी किस लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसका यूज़ क्या है, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। और इसरो से रिलेटेड ही एक और न्यूज़ है, यानी एक और रॉकेट लॉन्च किया है इसरो ने, RH-560। इसरो ने इसे भी लॉन्च किया है, यानी ये रॉकेट है, इसको भी लॉन्च किया गया है मार्च मंथ में ही, RH-560। तो ये जो एक रॉकेट है, ये एक साउंडिंग रॉकेट है, ये एक साउंडिंग रॉकेट है। और ये जो रॉकेट्स होते हैं ये बेसिकली 1 या 2 चरण वाले ठोस रॉकेट होते हैं, यानी इनमें 1 या 2 चरण होते हैं, 1 या 2 चरण वाले रॉकेट होते हैं जो ऊपरी वायुमंडल के क्षेत्र में चीज़ों का पता लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो इस RH-560 रॉकेट का काम होगा कि जो तटस्थ हवाओं की स्थिति और उसके साथ ही साथ जो एल्टीट्यूडनल जो वेरिएशंस है उनका पता लगाने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए इस रॉकेट का यूज किया जाएगा। इसीलिए इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। और RH का यहाँ पर मतलब होता है, यानी ये जो रॉकेट्स हैं ये रोहिणी सीरीज के रॉकेट हैं। तो कई सारी सीरीजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये है RH-560, इसके अलावा और भी कई सारे RH-72 और अदर कई टाइप्स की जो रोहिणी सीरीज की जो रॉकेट्स हैं उनका अलग अलग नाम रखा जाता है RH के नाम से। फिर इनका जो डायमीटर होता है उसके अनुसार फिर इनके जो न्यूमेरिक अंक हैं वो यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। तो ये RH जो यहाँ पर वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये रोहिणी सीरीज का रॉकेट है। ये यहाँ पर डिनोट किया जाता है कि ये एक रोहिणी सीरीज का रॉकेट होता है और 1 या 2 चरण वाले रॉकेट होते हैं। और इसका उपयोग किया जाएगा तटस्थ हवाओं का पता लगाने के लिए और मौसम संबंधी अन्य जो वेरिएशन है उनका पता लगाने के लिए इस रॉकेट का यूज़ किया जाएगा। तो ये देखिए दोनों एक सैटेलाइट है जो हमने पहले पढ़ी सिंधु नेत्रा, और ये जो RH-560 है ये एक रॉकेट है जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब इसरो से रिलेटेड फैक्ट्स भी जान लेते हैं।
तो इसरो क्या है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में इसको फाउंड किया गया था, यानी इट इज़ फाउंडेड इन 1969। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं के सिवन इसके वर्तमान में प्रमुख है। तो ये इसरो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, आपको दोनों यानी रॉकेट और सैटेलाइट के बारे में अच्छी तरीके से याद रखना है। और अब हम पढ़ते हैं एक और सैटेलाइट के बारे में, जो कि है आर्कटिक एम सैटेलाइट। तो आर्कटिक एम सैटेलाइट क्या है, तो ये नाम से ही लग रहा है कि आर्कटिक वाले रीजन के लिए ये सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। तो इस सैटेलाइट को बनाया है, यानी रसिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इस सैटेलाइट को। और जैसे हमारे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, उसी प्रकार से जो रसिया की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉस्मोस। तो ये स्पेस एजेंसी है रसिया की, जिसके द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए, तो इट इज़ हेल्पफुल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू सॉल्व ऑपरेशनल मेट्रोलॉजी, यानी इसका जो उपयोग है वो किया जाएगा आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक वाले क्षेत्र में। देखिए ये रसिया के अंडर ही आता है जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है, और कई सारे शिप्स रसिया के वहाँ पर लगी हुई हैं, और जो वहाँ पर खनन कार्य है, जो फिशेज हैं, जो पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं, उन सभी का यूज रसिया के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए आर्कटिक क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए ये हेल्पफुल होगा, यानी ये जो सैटेलाइट है इसके द्वारा आर्कटिक महासागर में निगरानी रखी जाएगी। और उसके साथ ही साथ जो वहाँ की जलवायु है, यानी आर्कटिक रीजन की जलवायु है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो वातावरण है, जलवायु और वातावरण के अध्ययन में भी इसका यूज किया जाएगा, कि वहाँ पर किस प्रकार से जो क्लाइमेट है वो बदल रही है, किस प्रकार से वहाँ का इन्वायरमेंट बदल रहा है। तो इन सभी चीज़ों की निगरानी रखी जाएगी। और ये जो सैटेलाइट है ये इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है, यानी ये मदद करेगा हमको पता लगाने में कि जो आर्कटिक रीजन की जलवायु है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है, और उसके साथ ही साथ किस प्रकार से वहाँ का वातावरण बदल रहा है। क्योंकि रिसेंटली ये भी न्यूज आई थी कि जो आर्कटिक ओशियन है वो पिघल रहा है, जिसके कारण वहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ी जमी रहती है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल वाला एरिया होता है, जो आर्कटिक रीजन है ये नॉर्थ पोल एरिया है हमारी अर्थ का, इसलिए वहाँ पर आपको ज़्यादातर बर्फ़ ही वहाँ पर जमी रहती है। और उसके साथ ही साथ ये रूस के डोमिनेंस में आता है, यानी रूस के अंडर आता है ये जो आर्कटिक रीजन है। तो यहाँ पर ही निगरानी रखने के लिए इस आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो ये उससे रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन थी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है यहाँ पर हमारा मैत्री सेतु ब्रिज। तो एक ब्रिज का निर्माण है जो किया गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो ब्रिज है ये बना हुआ है फेनी नदी में बना हुआ है ये जो ब्रिज है, और ये ब्रिज बना हुआ है त्रिपुरा, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है इंडिया का, त्रिपुरा और बांग्लादेश बॉर्डर के पास। तो ये जो नदी है दोनों देशों में बहती है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश बॉर्डर पर इस सेतु का निर्माण किया गया है, मैत्री सेतु ब्रिज का। और इसकी जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। और इसके साथ ही साथ इस ब्रिज को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो व्यापारिक एक मार्ग खुलेगा। अगर हम फेनी नदी में, यानी ये जो ब्रिज है ये फेनी नदी में बना हुआ है, तो इससे इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी, यानी ट्रेड में भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि बीच में नदी होती थी तो काफ़ी घूम कर जाना पड़ता था जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं और जो बांग्लादेश से हमारा ट्रेड होता है उसमें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा गया है। और ये क्योंकि कुछ दूरी पर स्थित है यहाँ से कोलकाता जो पोर्ट है, और उसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश का चिटगोंग जो पोर्ट है
वो भी थोड़ी दूर स्थित है इस ब्रिज से, इसीलिए वहाँ से जो गुड्स है वो भी यहाँ से पहुँचाया जाएगा। सामान का जो ट्रेड है काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। इकोनॉमिक पर्पस से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी इन ट्रेड में काफ़ी इकोनॉमिक रोल प्ले करने वाला है। ये जो मैत्री सेतु ब्रिज है इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है फेनी नदी में, त्रिपुरा और बांग्लादेश बॉर्डर में। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, 1.9 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स। तो अभी 2021 का जो इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स है वो जारी किया गया है, और इसे जारी किया गया है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, जो कि यूएस बेस्ड एक फाउंडेशन है। और पहले भी हम कई सारे इंडेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जारी किया जाता है। तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, जो कि यूएस बेस्ड फाउंडेशन है, उसके द्वारा जारी किया गया है इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? तो इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स का मतलब है कि जो इकोनॉमिक्स है यानी जो अर्थव्यवस्था है किसी देश की, वो कितनी स्वतंत्र है, यानी कितनी स्वतंत्रता से आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, और अर्थव्यवस्था वहाँ पर किस प्रकार से चलती है, कितनी स्वतंत्रता उसको दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसकी एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है सिंगापुर, यानी जो सिंगापुर की अर्थव्यवस्था है वो इस स्वतंत्रता के मामले में, यानी सबसे स्वतंत्र जो अर्थव्यवस्था है वो सिंगापुर की है, इसीलिए सिंगापुर को फर्स्ट स्थान में रखा गया है। और सेकंड स्थान में है न्यूजीलैंड। और हमने देखा कई सारे इंडेक्स में न्यूजीलैंड टॉप पे रहा है, जैसे कि कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, इन सभी में न्यूजीलैंड ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया। तो न्यूजीलैंड कई सारे इंडेक्सेस में आपको टॉप में देखने को मिलेगा। तो और अगर बात करें हम भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है, यानी 121वें स्थान पर है भारत की रैंकिंग इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्र नहीं है उतनी मात्रा में जितनी इसकी होना चाहिए। जैसे कि हमने सिंगापुर की देखा, ये फर्स्ट स्थान पर है, काफ़ी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है सिंगापुर की, और उसके साथ ही साथ न्यूजीलैंड की भी जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी स्वतंत्र है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है तो इसीलिए इसको 121वें स्थान पर रखा गया है भारत को। तो ये एक इंडेक्स था, यानी एक रैंकिंग थी जिसको आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे इंडेक्स आए हुए हैं जिनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, आप लिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो अन्य इंडेक्स से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है HP कंप्यूटर। तो HP कंप्यूटर क्यों इस समय चर्चा में आया? क्योंकि मार्च मंथ में ही HP कंप्यूटर ने ही ओशियन प्लास्टिक, यानी जो समुद्र में जो प्लास्टिक होती है उसके द्वारा उसका यूज करके, यानी ओशियन प्लास्टिक का यूज करके कंप्यूटर का निर्माण किया था, कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो इसीलिए ये चर्चा में आई, और वैसे भी चर्चा में ही रहती है क्योंकि HP कंप्यूटर काफ़ी एक अच्छी कंपनी है, जो कि कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, आपने भी देखे होंगे, आपके पास होंगे भी, जो HP के कंप्यूटर हैं, HP के लैपटॉप हैं। तो HP ने ही ओशियन प्लास्टिक का यूज करके कंप्यूटर का निर्माण किया है, और ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है इस कंपनी के द्वारा कि हम ओशियन प्लास्टिक का यूज करें, फिर उसे कंप्यूटर का निर्माण करें। क्योंकि जो हमारे ओशियन में काफ़ी मात्रा में जो प्लास्टिक है वो देखने को मिलता है, जिससे जो जलीय इकोसिस्टम है, जो मैराइन इकोसिस्टम है, वो भी काफ़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय होता है इस प्लास्टिक की वजह से। इसीलिए एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है ओशियन प्लास्टिक का यूज करके कंप्यूटर का निर्माण करना। और बात करें अगर हम HP कंपनी की, तो ये एक US बेस्ड कंपनी है, यानी ये US की एक कंपनी है, और इसका यानी इसकी स्थापना की थी 1960 के अब इसकी स्थापना की थी बिल हैवलेट और डेविड पैकार्ड ने। यानी बिल हैवलेट और डेविड पैकार्ड ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी, HP की स्थापना की थी। और इसके बारे में एक रोचक कहानी ये भी है कि जो HP है, यानी बिल हैवलेट के नाम से
एच यहाँ पर लिया गया है और डेविड पैकर्ड के नाम से पी लिया गया है। लेकिन जब बात आई कि किसका नाम पहले रहेगा, तो इसके लिए एक रोचक कहानी है कि दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि हम टॉस करेंगे और जो टॉस जीतेगा उसका नाम यहाँ पर पहले रहेगा और जो टॉस हारेगा उसका नाम बाद में रहेगा। तो यहाँ पर बिल हैवलेट ने टॉस जीता था और इसीलिए उनका नाम आपको इसमें पहले देखने को मिलेगा, यानी इसका नाम HP है। और अगर डेविड पैकर्ड यहाँ पर टॉस जीतते तो आपको ये नाम देखने को शायद नहीं मिलता, इसकी जगह PH आपको देखने को मिलता। तो इसीलिए ये एक रोचक कहानी है इससे रिलेटेड, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ आपको ऐसे ही ये बता दिया। तो आपको ये याद रखना है कि ओशियन प्लास्टिक का यूज करके कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो वो कंपनी है HP। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक थे आज के, जिनमें जो हमारे टॉपिक शामिल थे उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। और यानी मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में जो हमारे बचे हुए करंट अफेयर्स हैं, वन लाइनर टाइप जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगले पार्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाली जो सीरीज चल रही है, तो उसमें एक ही पार्ट बचा हुआ है उसमें, जिसमें हमको 2 साइट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।